में कोला वार 2 शुरू हो चुकी है। पहली कोला वार हुई थी पेप्सी और कोका कोला के बीच में। इसमें गोला बारूद और सैनिक नहीं लगते, इसमें लगते हैं एड, सेलिब्रिटी और मार्केटिंग के अंधे पैसे। कोक लाया फेंटा तो पेप्सी लाया मिरिंडा, कोक लाया स्प्राइट तो पेप्सी लाया 7 अप, कोक लाया मिनट मेड तो भाई साहब पेप्सी लाया ट्रॉपिकाना, कोक लाया माजा तो पेप्सी लाया स्लाइस, कोक लाया पानी में किनले तो पेप्सी लाया एक्वाफिना, कोक लाया आमिर और शाहरुख तो पेप्सी लाया सलमान खान। अब ये सब हुआ था कोला वार फर्स्ट में, लेकिन कोला वार सेकंड तो और खतरनाक होने वाली है, क्योंकि पहले तो 2 विदेशी प्लेयर लड़ रहे थे भारत में हक जमाने के लिए। अब इन दोनों विदेशी प्लेयर से मिलके लड़ रहा है भारत का सबसे बड़ा देसी प्लेयर। कौन? अरे अपना मोटा भाई रे। और मोटा भाई वो प्लेयर है कि जिस इंडस्ट्री में घुसते हैं उसके डायनेमिक बदल के रख देते हैं, रूल बदल के रख देते हैं, एकदम सी एंट्री करते हैं और बड़े बड़े को हिला देते हैं, खुद नंबर 1 बन जाते हैं। क्या ऐसा इस बार इस इंडस्ट्री में भी कर पाएंगे? क्या कैंपा कोला इंडिया में पेप्सी और कोक की बादशाहत को चैलेंज कर पाएगी? ऐसी क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है जो उसने जियो में भी की थी और अब इसमें भी कर रही है, और क्या ये स्ट्रेटजी सफल रहेगी? इस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज क्या है और इस इंडस्ट्री में चैलेंज क्या है? इसके जो कंज्यूमर है या इसके ट्रेडर है उसका फायदा होने वाला है या नुकसान, सब बताएगा आपका भाई राहुल। और हाँ, एक छोटा सा डिस्क्लेमर, स्टडी हर प्रोडक्ट की करनी चाहिए लेकिन कंज्यूम हर जिसको नहीं करना चाहिए। तो स्टिंग की केस स्टडी की थी, तब भी कहा था उसको प्रमोट नहीं करते, और आज ना किसी कोका कोला कैंपा कोला को प्रमोट कर रहे हैं। तो जनता जनार्दन की जय बोल के और पानी की 2 घूंट पी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। इससे पहले अपन बात करें कैंपा कोला की स्ट्रेटजी की, कि भैया मोटा भाई कैसे कोका कोला और पेप्सी को पटखनी देने की सोच रहे हैं, कैसे प्राइसिंग रख रहे हैं, कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। पहले समझते हैं कैंपा कोला है क्या चीज। और आज का यूथ जेनजी जो इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता, इंक्लूडिंग मी, मैं भी नहीं जानता, रिसर्च के दौरान ही पता पड़ा कि कितनी बड़ी तोप है और मोटा भाई ने इसको कब, कैसे, कहाँ, कितने में खरीदा। कैंपा कोला की शुरुआत करने वाला ग्रुप था प्योर ड्रिंक्स ग्रुप, और ये शुरुआत हुई थी 1949 में। भारत का संविधान आया था 1950 में, संविधान से पहले कैंपा कोला आ गया था साहब। ये कैंपा कोला कैसे था? एक्चुअली 1949 में भारत में आया था कोका कोला, और कोका कोला को चाहिए था लोकल पार्टनर, तो प्योर ड्रिंक बना उसका लोकल पार्टनर, और उनकी बॉटलिंग और बाकी सारे काम ये प्योर ड्रिंक तब से करने लगा। अब क्योंकि उस समय सिर्फ था ही कोका कोला और कोई था ही नहीं, तो देवर द अलोन मार्केट लीडर, और ये कोका कोला के साथ काम कर रहे थे, तो ये भी गजब लीडर। तो उन्होंने 70s 80s के दशक में इनकी तूती बोलती थी देवर द मार्केट लीडर। ये मार्केट लीडर नहीं, यही मार्केट थे। फिर 70s के दशक में भाई साहब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि सभी फॉरेन ब्रांड्स को इंडिया से बाहर जाना पड़ा। उस समय भाई साहब कोका कोला भी चला गया। अब कोका कोला चला गया तो प्योर ड्रिंक अपने कहा कि भैया बॉटल तो अपने पास है ही, बॉटलिंग तो है ही, चीज तो है ही, एक काम करते हैं कोका कोला ध्यान दो, अपन कैंपा कोला लॉन्च कर देते हैं। और कैंपा कोला लॉन्च किया और आने वाले 15-20 साल तक जम के राज किया। वो तो 1991 में जब रियलाइजेशन हुआ, देश की इकोनॉमी खुली और कोक पेप्सी वापस आए, तब जाके इसकी पॉपुलैरिटी टूटी। 2001-2 आते आते ये ग्रुप लगभग खत्म हो गया और लोग इसके बारे में भूल गए। तो मोटा भाई ने अब जब सोचा कि यार वापसी करनी है, तो एक नया ब्रांड जीरो से बनाने की जगह एक वो ब्रांड जिसने देश में कई सालों राज किया था उसी को वापस लिया जाए। तो अगस्त 2022 में मात्र 22 करोड़ रुपए देके रिलायंस ग्रुप ने कैंपा कोला ब्रांड को खरीद लिया। अब बात करते हैं ये आ तो गया इनके पास, अब इसको बड़ा कैसे करें, क्योंकि रिलायंस ग्रुप की विशेषता ये है, ये जो भी काम करते हैं बहुत तेजी से करते हैं और बहुत बड़े स्केल पे करते हैं। छोटा करना, धीरे करना आता नहीं है साहब। क्या क्या चेंज ऐसे किए कैंपा कोला में जिसके बूते ये इस इंडस्ट्री के लीडर बनना चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ा चेंज इन्होंने किया लीडरशिप में। रिलायंस ग्रुप अगर किसी भी नए सेक्टर में घुसते हैं तो उसका सारा एग्जीक्यूशन उसी सेक्टर के पुराने खिलाड़ी से करवाते हैं। तो जब ये जियो सिनेमा में एंटर हुए तो जियो सिनेमा में क्या करना है, कैसे करना है, ये पूरी जिम्मेदारी दी इन्होंने उदय शंकर जी को। उदय शंकर जी कौन थे? जिन्होंने हॉटस्टार को इंडिया में सेट किया। तो जो हॉटस्टार जिस तरह से सेट हुआ, नंबर 1 हुआ, उसी के बंदे को बुला लिया, भैया अब हमारा करके दो। अब इन्होंने कंपनी बनाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उसमें लेके आ गए केवी कामत जी को कि भाई साहब आपने ICICI बैंक सेट किया था, उसी प्रकार से लो हमारी कंपनी सेट करके दो। अब कैंपा कोला को बाजार में सेट करने की कमान उन्होंने दी है टी कृष्ण कुमार को, जो कि फॉर्मर कोका कोला के चेयरमैन थे। तो वो इनकी लीडरशिप टीम का हिस्सा है। तो ये कहता है भाई साहब तेरे ने पहले किया है, जिंदगी भर का अनुभव है, बाजार की समझ है, अब हमारे लिए भी करो। अब बात करते हैं कैंपा कोला की मार्केटिंग में मोटा भाई ने क्या किया। आपको याद है 2002 में कोका कोला का एड आया था जिसमें आमिर खान अलग अलग रूपों में आया था। एक वो हैदराबादी में कि ठंडा पी को निकल गई, मेरे को प्यासा छोड़ गई।
फिर वो पंजाबी बनता है, बंगाली बनता है, नेपाली बनता है। याद है उस समय कोको कोला ने कहा था हमें ऐसा ऐड बनाना है जिससे कोको कोला लगे एकदम भारतीय। और उस ऐड के बाद से भारत में कोको कोला की एक्सेप्टेबिलिटी आई और लोग कोको कोला को भाई साहब खुल के पीने लगे। ये ऐड बनाया था प्रसून जोशी ने, जो कि जाने माने ऐड राइटर हैं और भाई साहब कुछ गाने भी लिख चुके हैं, कुछ मूवी की स्क्रिप्ट भी लिख चुके हैं। मोटा भाई ने उन्हीं को हायर किया है कि एक काम करो, कैंपा कोला की मार्केटिंग भी आप ही करोगे। तो सफलता जहाँ पे लीडर भी कॉपी और मार्केटिंग भी कॉपी, आजा बेटा। और उस समय इन्होंने ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडी चीज को प्रमोट किया था। वही लाइन अभी इन्होंने बरकरार की है। अभी आईपीएल के दौरान जबरदस्त ऐड आए थे, नए इंडिया का अपना ठंडा, यानी वो ठंडा वर्ड भी रिपीट है, ऐड बनाने वाला भी रिपीट है, ठीक है, और लीडरशिप टीम भी रिपीट है। अब ये जो मार्केटिंग हो रही है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो पुराने लोग तो जानते थे कैंपा कोला को, नए लोग बिल्कुल नहीं जानते ये कौन सा ब्रांड है, उसको रीइंट्रोड्यूस कराना इसका टारगेट है। अब देखते हैं मार्केटिंग में कितना कामयाब हो पाते हैं। तीसरी स्ट्रेटजी जो सबसे खतरनाक स्ट्रेटजी है, जिसके भरोसे मोटा भाई ने आज तक जो भी फील्ड में गए हैं तबाही मचाई है, वो है प्राइसिंग स्ट्रेटजी। मोटा भाई ने जियो सिम में क्या किया था, बोले भाई साहब फ्री सिम में ले जाओ, करोड़ों लोगों ने ले ली। फिर उसके धीरे से थोड़े पैसे बढ़ाए, फिर थोड़े पैसे बढ़ाए, फिर अल्टीमेटली भाई साहब बड़े पैसे बढ़ा के विरोध कर लिया। लेकिन अब तक प्रॉफिटेबल कंपनी हो चुकी है। जियो सिनेमा में क्या किया इन्होंने, जियो सिनेमा में फ्री दिखाएंगे, आईपीएल फ्री दिखाएंगे, पिक्चर फ्री दिखाएंगे, करोड़ों यूजर कर लिए उसके। डिज्नी हॉटस्टार खरीद के अब उसको मर्ज कर दिया। सेम स्ट्रेटजी ये फॉलो कर रहे हैं इसमें। ये कह रहे हैं जहां नॉर्मल बोतल 20 रुपए की आती है कोक और पेप्सी की, वहां कैंपा कोला आ रहा है 250 ml बोतल मात्र 10 रुपए में। अब इसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी के चक्कर में ना पेप्सी और कोक फंस गई है कैच 22 के चक्कर में। कैच 22 क्या है, उसको देसी भाषा में समझिए तो जैसे होता ना, शादी का लड्डू खाया तो पछताया, नहीं खाया तो पछताया, वैसे ही है। पेप्सी कोक सोच रहे हैं अगर हमने हमारी प्राइस सस्ती कर दी तो यार मार्जिन चला जाएगा, हम मर जाएंगे, और अगर हमने प्राइस सस्ती नहीं करी तो यार मार्केट शेयर चल जाएगा, दुनिया कैंपा कोला पीती रह जाएगी। तो ये दोनों भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यार करे तो करे क्या, क्योंकि इधर कुआ इधर खाई और बनाने वाले मोटा भाई। एक और स्ट्रेटजी इन्होंने जबरदस्त फॉलो की है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। पर उससे पहले एक बार काम करते हैं, जो अपने कंपटीशन है कोको कोला और पेप्सी, इसकी एक बार थोड़ी गणित समझ लेते हैं। कोको कोला पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट बेचती है, सिर्फ 2 जगह नहीं बेचती, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया। इन 2 देशों के अलावा दुनिया के जितने भी देश है सब में कोको कोला बिकता है। और एक सर्वे के अनुसार जो कोको कोला का रेड कलर है ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाने वाला कलर है। 150-200 देशों में माल बेचने के बावजूद भी भारत वॉल्यूम की दृष्टि से, यानी कितनी बोतल बिकती है उस दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा मार्केट है कोक के लिए। कोको कोला के इंडिया में कौन कौन से प्रोडक्ट चलते हैं, एक तो कोको कोला जो बेसिक कोक आप पीते हैं, इसके अलावा थम्स अप जो कि इन्होंने पार्ले ग्रुप से खरीदा, स्प्राइट, लिम्का, फेंटा, ये सब इनके प्रोडक्ट हैं। फिर अगर फ्रूट्स की तरफ आ जाए तो मिनट मेड और माजा, ये भी इनके प्रोडक्ट है। पानी में आ जाए तो ये बेचते हैं किनले। 2023 में जो इनका रेवेन्यू था वो था 4,500 करोड़। ये जो कोको कोला खुद डायरेक्ट कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है उसका। अब इसके कुछ अलग अलग बॉटलर्स भी हैं जो भी माल बनाते हैं, उनका रेवेन्यू टोटल करें तो वो आता है लगभग 12,500 करोड़। पिछले साल इनका प्रॉफिट था 722 करोड़ और ये जो बाकी इनके बॉटलर्स हैं इनका प्रॉफिट था लगभग 800 करोड़। तो दोनों अगर इनके खाते में जोड़ दिए जाए तो लगभग 1700 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने पिछले साल कमाया। अब बात करते हैं पेप्सी की। तो पेप्सी के प्रोडक्ट है एक तो पेप्सी, 7 अप, माउंटेन ड्यू एंड मिरिंडा। और जूस की बात करें तो ट्रॉपिकाना और स्लाइस। पानी की बात करें तो एक्वाफिना। और एक प्रोडक्ट जो कोक के पास नहीं है इनके पास है एनर्जी ड्रिंक में स्टिंग। और यही वो प्रोडक्ट है जिसके चक्कर में पेप्सी बहुत समय तक लॉस करती रही, लेकिन इसने प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों की वापसी करवाई। इसके अलावा पेप्सी प्रोडक्ट में भी ये डील करती है और कुछ प्रोडक्ट भी बनाती है, जिसे लेस पेप्सी बनाती है, कुरकुरे पेप्सी के हैं, डोरिटोस की जो चिप्स आती है वह पेप्सी की है। कोको कोला किसी भी तरह के खाने के प्रोडक्ट नहीं है। तो पिछले साल का रेवेन्यू था लगभग 8,000 करोड़ और प्रॉफिट था 255 करोड़। अब रिलायंस की सारी स्ट्रेटजी जोरदार है, पर क्या वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, जब क्या जन जन तक पहुंच पाएगा, इसमें एक सवाल है, उसका आंसर भी देखेंगे। पहले सवाल क्या है, छोटी छोटी दुकानों पे रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि ये जो माल रखना है ना, अगर आपको किसी की पेप्सी कोक की बोतल रखनी है, आपके पास भैया फ्रिज होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। अब भारत में भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू है छोटे छोटे गांव में, और फ्रिज कहां से लाए। तो इसके लिए पेप्सी ने, कोक ने क्या किया, विजी कूलर बनाए और जगह जगह इनको दुकान भी दी कि भैया ये जो फ्रिज नुमा चीज है ये आप रख लो और इसमें आप आइटम रखा करो। अगला बंदा अपना आइटम वहां पे रखता है। अब कल को अगर कोक और पेप्सी कह दे कि भाई अगर तूने कैंपा कोला इसमें रखा तो हम ये उठा के ले जाएंगे, तो इसमें क्या होता है, जिसके कोक का पड़ा है वो कोक रखता है, पेप्सी वाला पेप्सी रखता है। अब कोई दुकानदार 3 रखेगा नहीं कि कोक का भी फ्रिज है,
पेप्सी का फ्रिज है और कैंपा कोला का भी फ्रिज रखे, और कैंपा कोला कितने फ्रिज पहुंचाएगा? ये तो 20-30 साल से काम कर रहे हैं तो फ्रिज पहुंचा दिए। अब क्या करेगा कैंपा कोला? क्योंकि भाई साहब कोको कोला पेप्सी ये तो काम करेंगे। लेकिन अब ये बात तो आम आदमी पे तो अप्लाई होती है कि आप और मैं चालू करें तो कैसे पहुंचेंगे। लेकिन बात तो किसकी हो रही है? किसकी हो रही है? मोटा भाई की हो रही है। तो मोटा भाई के पास 18,918 स्टोर तो खुद के, मोटा मोटी 19,000 स्टोर तो भाई साहब के खुद के ही हैं। भाई साहब के पास रिलायंस फ्रेश है, भाई साहब के पास स्मार्ट बाजार है, भाई साहब के पास अभी जियो मार्ट है, और भाई साहब ये जितने भी क्विक डिलीवरी एप्स है इनसे सीधा कांटेक्ट कर लेते हैं। तो सीधा कांटेक्ट किया तो कैंपा कोला तो ब्लिंकिट पे आपको मिल रही है, तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का मैटर तो खत्म। और उसके अलावा भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए नए प्लांट बहुत सारे खरीद भी रहे हैं और बहुत सारे खुद के प्लांट भी सेटअप कर रहे हैं। दिल्ली में कर रहे हैं, मुंबई में कर रहे हैं, एनसीआर में कर रहे हैं, ताकि पूरे इंडिया लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हो और इंडिया लेवल पे काम बढ़े। अब बात करते हैं कि भारत की जो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है, और 2 प्लेयर ऑलरेडी बैठे हैं, कोक और पेप्सी। क्या तीसरे प्लेयर की जगह है या नहीं है? तीसरा प्लेयर आके आराम से एडजस्ट हो जाएगा या दोनों में से एक को बेदखल करके मानेगा? तो डेटा में बात करें तो जो नॉन एल्कोहलिक बेवरेज है, जो शराब के अलावा वाले जो पीने की जितनी भी चीजें हैं, उनका मार्केट 2019 में मात्र 67,000 करोड़ रुपए था, और ये 2030 तक आके 1.5 लाख करोड़ का मार्केट होने वाला है। तो जो रवि पुरिया जी हैं वरुण बेवरेज के, वो कहते हैं कि यार अगर कंपटीशन होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, तीसरा प्लेयर भी आके आराम से सर्वाइव कर सकता है, तीसरे की भी गाड़ी चल जाएगी, इन दोनों को भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मार्केट सेल्फ ही थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। और भारत में सॉफ्ट ड्रिंक अभी तक ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हुई नहीं है। गौर से देखा जाए, अगर हम एफएमसीजी को देखें, साबुन को देखें, बिस्किट को देखें, शैम्पू को देखें, ये 11 से 12 मिलियन यानी 1.25 करोड़ दुकानों पे प्रोडक्ट अवेलेबल है। लेकिन बात करें सॉफ्ट ड्रिंक के कि भाई साहब ये कहाँ अवेलेबल है, तो ये सिर्फ 4-5 मिलियन दुकानों पे यानी 40-50 लाख दुकानों पे अवेलेबल है। यानी कम से कम तिगना तो स्कोप यहाँ पे बाकी पड़ा है। अब आप बोलेंगे सर वो 1.25 करोड़ पे तो ये 40 लाख पे क्यों? क्योंकि भाई साहब इसको रखने के लिए एक तो फ्रिज चाहिए, वो इतना जगह पहुंचा नहीं है, प्लस फ्रिज दे भी दो तो बिजली चाहिए, तो बिजली गांव में नहीं पहुंची है। तो इसीलिए एफएमसीजी का मार्केट फैला हुआ है, तो वहां पे ग्रोथ अभी 4% के रेट से हो रही है, और सॉफ्ट ड्रिंक में वैसा भी बहुत स्कोप है, 9% के रेट से ग्रोथ हो रही है। तो मार्केट तो ग्रोइंग है कंपेयर टू अदर थिंग। अब ये तो इंडस्ट्री में मैंने बताया कि इतना ग्रोथ का स्कोप है, लेकिन इतनी ग्रोथ जितनी बताई जा रही है उसके आगे बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि धीरे धीरे भारत में अवेयरनेस आ रही है हेल्थ को लेके। तो भाई साहब आज की डेट में हर दूसरी तीसरी रील पे दिखाया जा रहा है कि देखो एक कोक में कितनी शुगर होती है, देखो एक पेप्सी में कितनी शुगर होती है। तो इन सब चीजों का जब खुल के प्रचार हो रहा है तो बहुत सारे लोग जो कोक पेप्सी के दीवाने हैं वो भाई साहब इसको छोड़ने का मन बना चुके हैं, बहुत छोड़ चुके हैं, बहुत छोड़ने वाले हैं, और बहुत ओकेजनली इसको पी रहे हैं। तो उसका डिमांड पे सीधा सीधा असर दिखेगा। सेकेंड चीज आप नोटिस करना, कोक और पेप्सी जब शुरुआत में बिके थे किस स्टाइल पे बिके थे कि कूल है, कि भाई साहब वो हीरो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लगाता था, दुनिया देखती थी वाह यार क्या बात है। तो लाइफस्टाइल थी कि यार कोक पी रहे हैं साहब, कूल लग रहा है साहब। तो वो 90s में कोक पी के कूल लगा करते थे। आज की रेट में कूल लगने के 1000 ऑप्शन और आ गए, तो अब कोई पेप्सी पी के कूल नहीं हो रहा। तो आज की रेट में जो नॉन अल्कोहलिक प्रोडक्ट बूम पे है वो बूम पे है। इस समय कॉफी बूम पे चल रही है, इस समय एनर्जी ड्रिंक बूम पे चल रही है, और इस समय वैसा पानी बूम पे चल रहा है। ये तीनों चीजें हैं, इनकी सेल भविष्य में बढ़ती हुई दिख रही है। बाकी जो एवरेज ड्रिंक है इन पे भाई साहब शुगर के चक्कर में, हेल्थ के चक्कर में, लाइफस्टाइल के चक्कर में आगे इनका कितना स्कोप है ये एक बहुत बड़ा इस पे क्वेश्चन मार्क है। कोक पेप्सी बाजार में बने रहने के लिए ऑन एन एवरेज साल में 2,500 करोड़ रुपए मार्केटिंग पे खर्च करती है। अब ये जो इनके बीच में लड़ाई चल रही है इसमें कंज्यूमर का फायदा है कि नुकसान? तो भाई साहब जब भी लड़ाई होती है मैं लास्ट में एक ही कंक्लूजन देता हूँ, जब तक ये लड़ेंगे कंज्यूमर को फायदा मिलेगा। जैसे अगर पेप्सी की जो 20 की पेप्सी थी वो कैंपा कोला अगर 10 में आई है तो आगे पीछे कोक या पेप्सी को भी 10 में लानी ही पड़ेगी, और वो भी लेके आएंगे। तो कंज्यूमर को जो चीज 20 की मिलती थी मिलने लगी 10 की। लेकिन कुछ समय बाद इनमें या तो कोई एक बंदा जीत जाएगा तो वो बाद में इसको 25 की कर देगा, या फिर बाद में तीनों हाथ मिला लेंगे फिर ये इसको 30 की भी कर देंगे। तो शुरुआत में शॉर्ट टर्म में आपका फायदा है, पर लॉन्ग टर्म में तो नुकसान ही नुकसान है। अभी बाजार में आपको जब तक इनकी लड़ाई चल रही है आपको टीवी पे बहुत सारे ऐड देखने को मिलेंगे, बहुत सारे सेलिब्रिटी देखने को मिलेगी, बहुत सारे क्रिकेट मैच में आईपीएल में इनके प्रचार प्रसार देखने को मिलेंगे, लड़ाई पूरी देखने को मिलेगी, मजा पूरा आएगा, पर लास्ट में पैसा सब वसूली अपने से ही होनी है। ये तो थी बिजनेस केस स्टडी की बात। एज अ प्रोडक्ट मैं आपको कह चुका हूँ कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं रिकमेंड सिर्फ एक चीज करता हूँ, पानी पियो मस्त रहो, ठीक है। और अगर बाजार में और कौन सी ऐसी फाइट चल रही है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, कौन सी ऐसी कंपनी, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको आप चाहते हो कवर करो, तो मुझे बताओ, तो अगली वीडियो सीरीज पे मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।
और हाँ भाई साहब, ये केस स्टडी वगैरह अगर आपको लाइव सुनने का टाइम नहीं मिल रहा हो तो आप इसको स्पॉटिफाई पे सुन सकते हो, गाड़ी ड्राइव करते करते, रात को घूमते घूमते आराम से इसको स्पॉटिफाई पे सुनो और आनंद लो और अपनी नॉलेज बढ़ाओ।